उपन्यास के पाठकों को मेरा रमेश चंद्र मीना का सादर नमस्कार। हम समकालीन विमर्शवादी उपन्यास में आए कुल आधा दर्जन उपन्यासों की समीक्षा आपके सामने प्रस्तुत कर रहे हैं। पिछली उपन्यासों में आदिवासी भारत के 12 उपन्यास, इन सबको मिलाकर के भी अगर हम देखें तो डूब उपन्यास एक आदिवासी की उस समस्या की ओर इशारा करता है कि जिस पर कम से कम बहुत कम उपन्यास लिखे गए हैं, और ये उपन्यास पूरी तरह से विस्थापन पर आधारित है। वीरेंद्र जैन का डूब उपन्यास। इस उपन्यास को इस वक्त अगर हम मद्देनज़र आज की परिस्थितियों को देखें कि जिस तरह से बरसात इस साल मेहरबान, इतनी मेहरबान कि फसल भी अब चौपट हुई जा रही है। गांव, तालाब, बांध लबालब हो चुके हैं, लेकिन आदिवासी के वो इलाके हैं जहाँ बांध बनते हैं और बांध के डूब क्षेत्र में जो गांव आते हैं, उनके साथ क्या होता है, कैसा होता है, क्या महसूस करता है डूब क्षेत्र में आने वाले लोग, वो गांव वासी, उनकी पूरे करैक्टर को, पूरी नियति को इस उपन्यास में दिखाया गया है। व्यवस्था उनके साथ किस तरह का व्यवहार करती है, मानवीयता शर्मसार हो सकती है। डूब नाम से ही जाहिर होता है कि डूब में कुछ इलाके आते हैं और जो डूबते हैं वो बर्बाद हो जाते हैं, एक संस्कृति नष्ट हो जाती है। लेकिन डूब से पहले जो परियोजना बनती है, वो परियोजना सरकारी नीतियाँ राजधानियों में बनती है। विकास के वादे जो नेता करते हैं, वो विकास साकार होता है किसी न किसी के डूबने में। बांध बनते हैं और बांध के अंदर आने वाले गांव डूब क्षेत्र में आते हैं। तो इस तरह से ये उपन्यास आदिवासियों के विस्थापन को शो करता है, या यूँ कहें कि आदिवासी को लेकर के कुछ एक समस्याएं बार बार आती है, लेकिन विस्थापन को लेकर के ऐसा कोई उपन्यास पूरी तरह से आधारित हो नहीं दिखाई देता। और ये उपन्यास भी एक ऐसे गांव पर है जहाँ कहीं से आदिवासी जरूर आते हैं, लेकिन ठाकुर और दलित का संबंध इस उपन्यास में दिखाया गया है। लेकिन ये जरूर समझ सकते हैं कि जो विकास को भोगते हैं वो विकास के फल को खाते हैं, और जो विकास के लिए कुर्बानी देते हैं वो गांव, घर, ज़मीन से मुक्त हो जाते हैं और शहरों में जाकर के ज़मीन वाले मजदूरी करने पर मजबूर कर दिए जाते हैं। एक तरह से वो ग्रामीण संस्कृति मजदूर में बदल जाती है। तो इस तरह से आप देखेंगे कि विकास के वादे से बाहर होते हैं ये लोग, ये गांव वाले या वो आदिवासी जो विस्थापित होते हैं। और विस्थापन होने का दूसरा सबसे बड़ा दंश जो होता है वो है मुआवजा। मुआवजा लेने में, देने में जिस तरह की विसंगतियां होती है, जिस तरह के भेदभाव होता है और किस कदर भ्रष्टाचार होता है, वो वानगी इस उपन्यास में बखूबी देखी जा सकती है। एक तरीके से जब बांधों को जवाहरलाल नेहरू ने मंदिर कहा था,
तब सवाल उठता है कि विकास के मंदिर आदिवासियों के लिए मकबरे साबित होते रहे, दलितों के लिए, या जो डूब क्षेत्र में आ जाते हैं वो गांव। इधर मैं बूंदी में रहता हूँ। बूंदी से अगला जिला टोंक, और टोंक में पड़ता है बीसलपुर। बीसलपुर के गांव में, बीसलपुर बांध में जो डूब क्षेत्र में आए हैं, वो जो बसाए गए आसपास, इसके अलावा बूंदी का बहादुरपुरा गांव जो मुझसे महज 2.5 किलोमीटर दूर है, 10-15 परिवार बीसलपुर के डूब क्षेत्र में आने के बाद यहाँ बसे हुए हैं। उनको मैं देखता हूँ और उनका सामाजिक विश्लेषण फिर मैं कभी करके दिखाऊंगा, केवल इसी आधार पर कि डूब क्षेत्र से निकले लोग 2500-300 साल बाद किस स्थिति में रहते हैं, और गांव से उखड़ने वाले फिर जो गांव बसाते हैं उनके साथ कैसा व्यवहार होता है। और ये मैं अगले वीडियो में, अगर आपने याद दिलाया, श्योर गांव मेरे से 2.5 किलोमीटर दूर है। 20-25 परिवार तो होंगे ही, वैसे 50, 60, 70 परिवारों का गांव है। बहुत सारे गांव में रहने वालों में अधिकांश बीसलपुर के डैम में डूबे वो लोग यहाँ बसे हुए हैं। तो जब जवाहरलाल नेहरू इन बांधों को मंदिर कहते हैं विकास का, लेकिन ये उन लोगों के लिए जो डूब में आते हैं, जो मकबरे होते हैं मौत के, बांध के डूब का गांव का चित्र देखिए, यहाँ आप देख रहे हैं। इस तरह से आप देख सकते हैं कि डूबते गांव के आदिवासी डूब के गांव के आदिवासी से संबंध किस तरह का है, और मुआवजे का सच कैसे और कितना मिलता है मुआवजा, और कैसे दिया जाता है मुआवजा, इसके बारे में मैं उपन्यास के अंश को ही दोहराऊंगा। मुआवजे में भ्रष्टाचार से आपको याद आएगा अन्ना हजारे, जो आज से 11 साल पहले दिल्ली में भ्रष्टाचार का नारा लगाते हुए आए थे। वो लोग अगर गहराई से सोचें, आज के समय को देखें, तो उनको एहसास होगा कि भ्रष्टाचार तब न था जितना आज है। और आज भी अन्ना हजारे मौजूद है, तो इसका मतलब यह है कि भ्रष्टाचार की सिर्फ आवाज़ उठाई जाती है, भ्रष्टाचार कभी खत्म नहीं होता। सरकारी नौकरों, नेताओं के जहन में बैठ गया भ्रष्टाचार, जिसके बल पर ये फलते फूलते हैं और लोकतंत्र की एक तरह से लुटिया डुबा रहे हैं। लोकतंत्र डूब रहा है भ्रष्टाचार से, नेताओं के वादों से और नेताओं की करनी और भरनी से। वो अलग विषय है। यहाँ हमारा विषय है कि इस उपन्यास में गांव आता है लड़ई गांव। याद रहे, डूब गांव का, डूब क्षेत्र में आने वाले गांव का नाम है लड़ई, जो, और इस गांव में बहुत सारे पात्र हैं, ठाकुर, बनिया, साहूकार, सौदागर, और माते इस गांव का ऐसा प्रतीक है, गांव का प्रतीक पात्र कहलाएगा। चलिए, मैं पहले उपन्यास के कुछ ऐसे हिस्से, लगभग जो सारांश की तरह है, आप समझ सकते हैं, मैं पढ़ करके आपको सुनाने का
एक प्रयास करता हूँ। प्रमुख कहानी बांध से डूब में आने वाले गांव की होते हुए भी कई प्रकरण उपन्यास को कथ्य से भटकाते हुए भी दिखते हैं, तो कई संदर्भ ग्राम्यता बोध को ऊंचाई प्रदान करते हैं। जब गांव में पहली बार बस आती है तो उसका चित्रण वीरेंद्र जैन करते हैं, वो देखिए। तब ग्रामीणों द्वारा उसे ललचाई निगाह से देखना, रानी का वोट मांगना, उनके भाषण में आए चंद शब्द नेहरू जी, कांग्रेस, बांध, राजघाट, बांकड़ा नांगल जैसे शब्दों को गांव वाले या पाठक पहली बार सुनते हैं। वे नहीं समझ पाते हैं कि बांध या बंदा क्या चीज़ होती है। गांव वालों ने बांध का नाम तक नहीं सुना। उस गांव में बांध जैसा शब्द इससे पहले नहीं सुनाई पड़ा। गांव में एकमात्र शिक्षित समझदार मास्टर जी जो उन्हें हर बात समझाते रहे हैं, वे भी नहीं जानते कि यह बांध क्या होता है, किस चिड़िया का नाम है बांध। लड़ई गांव सामंती परिवेश लिए हुए हैं। ठाकुर गांव वासियों से बेगार करवाते रहे। अट्टसाव जैसे शहर से पढ़कर आने वालों से ठाकुर के सामंती खौफ में न आने की पुरजोर से सलाहें दी जाती है। वे बहुत सी बातें पहली बार सुनते हैं कि अब जाति पाति नहीं रही, सब बराबर है, न कोई ऊंचा है न कोई नीचा है। इन्हीं बातों को सुनकर दलित भूमा जैसे ठाकुर से बेगार करने के बजाय नकद मजदूरी मांग बैठते हैं। फिर क्या होता है, वे ठाकुर के हाथों बुरी तरह मारे पीटे जाते हैं। ठाकुर के सामने माते भले ही न्याय कर पाने में असमर्थ पाते हो, पर ठाकुर गिरफ्तारी से बच नहीं पाता। अट्टसाव घायल चमारों की मरहम पट्टी क्या कर देता है, बड़े साव उसे पीट ही डालते हैं। मोतीलाल साव दलितों का हितैषी बनने की राजनीति करता है, पर वह भी दलितों के कंधों पर बंदूक रखने की फिराक में रहता है। ठाकुर चमारों की कुटुम्बस कर देता है तो कैलाश पुजारी चंद्रभान की बेटी का शील हरण करने से नहीं चूकता। ऐसे कई प्रकरण है। इंदिरा गांधी द्वारा आपातकाल लगाना, राजीव गांधी का बड़े पेड़ के गिरने पर धरती का हिलना आदि वक्तव्य राजनीतिक खबर की तरह अलग थलग से दिखाई देते हैं। डूब में आने वाले गांव वासियों की कहानी थोड़ा वक्त लेती है। उपन्यास खंडों में बटा हुआ है। विषय वस्तु के अनुसार शब्दावली, भाषा का उपयोग रोचकता बढ़ाता है। उपन्यास के खंड विभाजन उल्लेखनीय है। प्रथम डुबकी, दूसरी डुबकी, डूब केंद्रीय विषय है। इस तरह से यहाँ आप देखते हैं किस तरह की शब्दावली इस्तेमाल की गई है। और जमीन से उखड़ने का दर्द इस उपन्यास में किन्हीं पात्रों के मुंह से, उनके चरित्र से उभर करके आता है। मुआवजे के नाम से किस तरह से धोखा मिलता है कि बुलाया जाता है, मुआवजा देंगे, और बुला करके डॉक्टरों से नसबंदी करवा दी जाती है। यानी डॉक्टर लोग अपना नसबंदी का टारगेट मुआवजे के नाम पर पूरा कर लेते हैं। आपातकाल लगता है। आपातकाल में फिर ग्रामवासी ठगे जाते हैं।
या लोकतंत्र ही ठगा जाता है। विनोबा भावे आपातकाल के लिए जो कहते हैं अनुशासन पर्व, क्यों कर कहा होगा विनोबा ने अनुशासन पर्व? उसका दो कारण। एक, भ्रष्टाचार उस वक़्त लगभग खत्म हो जाता है, सब लोग काम समय पर करते हैं, क्योंकि सभी को डर था जेल जाने का। नेताओं को जेल में बंद किया गया तो सरकारी अधिकारी भी अपनी औकात में आए और सारा काम समय पर करने लगे। ट्रेनें समय पर चलने लगी, बस ऑफिस समय पर, ऑफिस का कार्यालय, ऑफिस के कार्यालय में ऑफिसर समय पर पहुंचते हैं। इसलिए विनोबा भावे ने उसे अनुशासन पर्व कहा। लेकिन याद रहे, आपातकाल, आपातकाल घोषित आपातकाल अघोषित आपातकाल से ज़्यादा बेहतर होता है। 1.5 साल का आपातकाल तो आप मुक्ति पा गए, लेकिन दशकों तक अगर आपातकाल चले, मीडिया केवल सत्ता का भोंपू बन जाए, उसे क्या कहेंगे जनता समझ रही है। तो आपातकाल को विनोबा भावे ने अनुशासन पर्व क्यों कर कहा था? बांध में डूबता गांव, बांध में डूबता गांव में अगर कोई सुखी है तो बनिया वर्ग दिखाई देता है। वो कैसे? देखिए, और जब उखड़ते हैं ग्रामवासी तो गुस्से में प्रतिक्रिया इस तरह से बाहर आती है, नर बलि लेगा, पशु बलि लेगा, जो हमें ली लेगा, जो हमें ली लेगा वह औरों को भी ली लेगा, फिर वह किसी को भी खुशहाल नहीं करेगा। बाघ को आदमी का मांस चखा दो तो वह आदमखोर हो जाता है। डूब की सूचना मिलने के दिन लोगों पर कैसे गुजरती है, उस गांव की कैसी क्या स्थिति होती है, एक जीवंत दृश्य देखिए। उस रात फिर लड़ाई के किसी घर में ब्यारो नहीं पकी, उस शाम किसी बनिया के घर में अंथव नहीं परोसी जा सकी, उस शाम बनियों के मंदिर में आरती और वचनिका नहीं बाँची गई, उस रात देहरे में, मंदिर में, ठाकुर द्वारे में भोग नहीं चढ़ा, संजा मैया की घंटी की आवाज़ नहीं कुछ सुनी किसी ने। तो डूब में आने वाले लोगों के साथ क्या बीतती है, आप उपन्यास के कुछ अंशों को सुन करके ये अंदाज़ा बखूबी लगा सकते हैं कि मुआवजा आते ही कुछ लोगों के कान खड़े हो जाते हैं। कौन लोग हैं ये? साहूकार और डकैत, डाकू। देखिए, इसका भी चित्र खड़ा किया गया है। कैसे कि मुआवजा से भी रातों रात दन्ना सेठ हो गए, ऐसे बहुतों को लगा। साहूकारों और डाकुओं के कान खड़े हो गए, वे अपने अपने हथियार पहने करने में लग गए। वैसे बहुत से स्वयं भी लूटने को आतुर हुए जा रहे हैं, जिसे देखो वही साइकिल टनटनाता, रेडियो बजाता चला जा रहा है झांसी, जा रहा है ललितपुर, जिनकी घंटी की आवाज़ को सुनकर बढ़ैया भी चले आ रहे हैं। चूहे को जब हल्दी की गांठ मिलती है तो वह स्वयं को पंसारी समझ बैठता है। जिनको मुआवजा मिल गया है वे अपने अरमान जल्दी जल्दी पूरा
कर लेना चाहते हैं। मुआवजे की रकम को हल्ले लगाकर वे सड़क पर कैसे आते हैं, यही कहानी है डूब की। डूब की कहानी कुछ इसी तरह की है। डूब में आ रहे गांव वासियों को मुआवजा मिलना है। तो मुआवजा कैसे दिया जाता है, कैसे मोल भाव होता है, कैसे मोल तोल होता है। असिंचित भूमि का 600, सिंचित का 1600 रुपये तय किया जाता है, लेकिन ज़्यादातर जमीन असिंचित दर्शा दी जाती है। यह है भ्रष्टाचार की मिसाल। नेता और अधिकारी क्या क्या जतन नहीं करते लोगों को लूटने का, और इसके पीछे साहूकार भी क्यों कर पीछे रहेंगे। काफ़ी वुज़्ज़त करने के बाद सभी तरह की ज़मीनों की दर 1600 कर दी जाती है। साहब समझा रहे हैं गांववासियों को, लेकिन हाँ, बदले में उन बाबुओं को प्रति बीघा 600 रुपया हम अपने गाँव से देंगे। सो मुआवजा लेने से पहले कलदार चाहिए, और कलदार मिलेंगे साहूओं के पास। साहू यानी गांव के साहूकार, जमींदार, बनिया, पैसे वाले। अब सारे साहू चंदेई, मुंगावली, ललितपुर की गद्दियां छोड़कर पहुंच गए हैं डूब क्षेत्र में। गाँवों में जितनी रकम चाहिए ले लो, पर गहना, गुड़िया, भाकर, टपरा, कुआं, पेड़ गिरवी रखो तो ले लो। इस तरह से जिनको मुआवजा दिया जाता है, जो असली मुआवजे के हकदार है, मुआवजा देने वाले बाबू, तो बाबू चपरासी तक ऐसे पेश आते हैं जैसे सामने कोई चोर खड़ा हो। ये लोकतंत्र की हकीकत है कि आम आदमी या गरीब गुरबा लोकतंत्र में वोट के सिवाय क्या है। जैसे कोई चोर खड़ा हो, बाबू उन्हें घंटों बिठाने के बाद कहेंगे खाली हाथ ही आए हो, किसी साहू को साथ लेकर नहीं आए। जिससे कि बाबू गठबंधित है, उसे साहू के सूद की चिंता है। यानी बाबू भी साहू का जो सूद गांव वाले ने ब्याज पर ले रखा है, साहूकार भी चाहता है कि मुआवजा इनको मिलेगा तो अपना बकाया ब्याज सहित पूरा कर लिया जाए। और बाबुओं से गठबंधन करके वो बाबुओं को अपने पक्ष में इस कदर कर लेते हैं कि बाबू भी साव के सूद की चिंता कर रहे हैं। साव सारा अगला पिछला लेखा जोखा मिलाने के बाद बकाया निकाल कर कहेंगे तो ये सब मिलकर हुई इतनी, तुझे मुआवजे में मिली है रकम इतनी, मुआवजे में से हमारी रकम चुकाने के बाद बची है इतनी। इस तरह हाथ के हाथ कर्ज और भूधन से मुक्ति होते रहे डूब क्षेत्र के वासी। ये लाइन उन गरीब गुरबों की जो डूब क्षेत्र में आते हैं, उनके बारे में न मीडिया बोलता है, न नेता बोलता है, न अधिकारी बोलता है। केवल साहित्यकार, कहानीकार, उपन्यासकार जो लिख देते हैं, और ये हम पाठक के बतौर पढ़ लेते हैं। इससे वो खबर इन रचनाओं के माध्यम से हम तक पहुंच पाती है। अन्यथा ये खबर भी दफन होकर के रह सकती है। इस तरह से गांव वासियों को मुआवजा तकसीम होता है। इस उपन्यास में बहुत सारे पात्र हैं, जैसा कि बताया था, बनिया, साहूकार, सेठ और सरकारी अमला, बाबू, अफसर,
नेता। लेकिन उपन्यास में एक पात्र है माते। उपन्यास का ऐसा पात्र जो गांव की लगभग सूचना देने वाला, या पत्रकार कहें उसे, उसके बारे में देखिए कैसा करैक्टर है ये, किस तरह से जीवंत हुआ है। माते माते उपन्यास का ऐसा बुजुर्ग पात्र है जो गांव वालों के लिए सूचना का सागर है। उसके यहाँ न केवल सूचना का भंडार है, अपितु वो गांव को दिशा देने वाला भी ठहरता है। दूसरी तरफ साव है जो अपना व्यवसाय देख रहे हैं। पुजारी कैलाश गांव की अधिकांश जमीन को पाने के लिए लड़ रहा है। पुजारी के बारे में हम बात करेंगे थोड़ा ठहर कर। पुजारी भी जमीन को पाने के लिए लड़ रहा है, और जब उसे वह ज़मीन नहीं मिल रही होती है तब वो माते से मुखातिब होता है अपने कथित हक पाने के लिए। तब माते पुजारी होने उसके कार्य, दायित्व और उससे मिलने वाले फायदे आदि के पुराने रीति रिवाज जिस तरह से वो बताता है, वो इस उपन्यास में एक जीवंत वो संस्कृति कि भारत में मंदिर बने, मंदिरों के साथ पुजारियों को ज़मीन दी गई, तो ज़मीन क्या सोच करके दी गई है, वो इस उपन्यास में आया है। आप भी समझेंगे, हैरान रह जाएंगे। बहुत सारे रीति रिवाज अब रचनाओं में, साहित्यिक विधा, कहानी, उपन्यासों में जिस तरह से अभी भी हम पढ़ लिख ले रहे हैं, सुन रहे हैं, तो केवल उपन्यासों में, वरना ग्रामीण संस्कृति या वो रीति रिवाज अब खत्म से हो चले हैं। तो पुजारी जो मंदिर में पूजा करता है, उसे क्यों कर मंदिर के नाम से जमीन दी जाती रही है, इस उपन्यास में पढ़ करके मुझे लगता है कि मेरे गांव में भी मंदिर है, पुजारी है, एक नहीं, एक पुजारी रहा होगा, उनके 3 बच्चे हुए, 3 बच्चों की कई औलादें हुई, ज़मीन 3 हिस्सों में बटी, और मेरे देखते देखते वो ज़मीन जो मंदिर की थी, उन पुजारी के लड़कों ने उसे बेचना शुरू किया व्यवसाय के लिए। वो दुकानें खोल करके बैठ गए। यहाँ तक कि एक पुजारी का बेटा, जिसने ज़मीन बेचने के लिए पिताजी से बगावत कर दी और घर से बेदखल कर दिया, जिसे वृद्धाश्रम में जगह मिली, वो मेरे संपर्क में थे, और वृद्धाश्रम में ही उनके प्राण, यह लीला खत्म होती। तो उस मंदिर को भी जो ज़मीन दी गई थी, वो ज़मीन बेच खाते हैं वो पुजारी के बेटे। यहाँ पर माते बुजुर्ग पुजारी के ज़मीन हड़पने पर, जिस तरह से साहूकार अपने कर्ज के बतौर ज़मीनें हड़पने का प्रयास कर रहे हैं उन डूबत में आए ग्रामवासियों की, तो पुजारी भी ललचाई निगाह से जब कहता है कि मेरी पास जो ज़मीन है मुझे और मिल जाए, मैं मंदिर का पुजारी हूँ, तब माते पुजारी को याद दिलाता है कि पुजारी को ज़मीन मिलती थी मंदिर के नाम से, क्यों दी जाती थी पुजारी को भी पता नहीं। तो वो माते पुजारी को बता रहा है कि पुजारी को ज़मीन इसलिए दी जाती थी कि ताकि वो अपने परिवार का भरण पोषण कर सके, खेती बाड़ी जुआरे पे दे करके, किराए पे दे करके, और उसका परिवार का पालन पोषण आराम से हो जाए, वो पेट भरने की चिंता न करे, बल्कि वो मंदिर की पूजा करे, गाँव की चिंता करे। और गाँव में जब कोई बाहर का व्यक्ति आए
तो उससे वो संपर्क कर सके, संवाद कर सके, उससे बातचीत कर सके, उसको ठिकाने तक पहुंचा सके। और शाम होने पर गांव के चारों तरफ दीपक जला दे, हर राह पर, रास्ते पर आने वाले राही को रास्ता दिखा सके। कैसे? तो माते पुजारी को बता रहे हैं कि जब कोई गांव में घुसे तो उस ठिकाने पर जहाँ मंदिर है वहाँ आकर के गांव में प्रवेश करने वाला इस इंतज़ार में कि पुजारी आएगा, दीपक जलाएगा और मैं उससे पूछूंगा गांव में व्यक्ति का पता, तो मुझे उस व्यक्ति तक ये पुजारी लेकर के पहुंचाएगा। यानी गांव में बाहर से आने वालों से संपर्क करने का काम करेगा। शाम होने पर हर दिशा से आने वाले रास्ते पर दीपक जलाएगा मंदिर में पुजारी, पूजा तो करेगा ही, ये सब काम वो करेगा। इसलिए उसे जमीन दी गई थी, न कि व्यवसाय करने के लिए। तो इस तरह से इस उपन्यास में कुछ चीज़ें उभर करके आई है। आपने देखा गांववासियों को मुआवजा किस तरह से दिया जाता है और किस तरह से भ्रष्टाचार मुआवजे में होता है। माते उपन्यास का किस तरह का पात्र है? एक तरह से गांव का जो मीडिया है जो दिशा भी देता हुआ नज़र आता है। आज मीडिया की क्या स्थिति है बताने की ज़रूरत नहीं। पुजारी और मंदिर, ज़मीन, इसका संबंध क्या है इसको बखूबी बताया गया है। और उपन्यास के अंत में मैं विकास बनाम विस्थापन, ये उपन्यास वीरेंद्र जैन का डूब उपन्यास है। तो दूसरा उपन्यास पार नाम से भी प्रकाशित हुआ है जो डूब के बाद की कहानी कहता है। मैं संयोग से इस उपन्यास को अब तक पढ़ नहीं सका, मेरे पास ये उपलब्ध है, लेकिन वक्त मिलेगा तो पढ़ेंगे और आपके सामने रूबरू होंगे कि पार उपन्यास वाकई में डूबने वालों को पार करता है या किसी और दृश्य को दिखाता है। विकास का नारा नेता लगाते हैं, वोट लेने के लिए लगाते हैं, कितना विकास करते हैं और उस विकास से दलितों का, गरीबों का, आदिवासियों का कितना भला होता है, कौन इस सवाल को उठाएगा? तो निराशा हाथ लगती है, क्योंकि अब नेता जननेता नहीं रहे, वो लोग लुभाऊ नारे लगाते हैं, आम जनता को वादों की बौछारों से नहला देते हैं और आम आदमी के हाथ में ये डूबते हुए गांव, बांधों में डूब रहे गांव, ये जैसे कि उपन्यास के चित्र पर दिखाई दे रहा है, ये हाथ ही सिर्फ दिखाई दे रहे हैं, बाकी वो पूरी तरह से डूब चुके हैं कर्ज में। ज़मीन चली गई है बांध में, मकान डूब चुका है, क्या बचा है? आत्महत्या करते किसान। कौन से किसान आत्महत्या करते हैं? ऐसे ही किसान जो बाढ़ आने पर फसल चौपट, सूखा पड़ने पर फसल चौपट, भ्रष्टाचार के कारण कर्ज में डूब जाते हैं, किसान आत्महत्या कर लेते हैं। लोकतंत्र में जनता का जनता के लिए, जनता के द्वारा शासन कहा जाता है। क्या ये लोकतंत्र है जिसमें आज भी आम नागरिक केवल वोट भर रह गया है, या उसका वोट भी पैसे से खरीदा जा सकता है? अगर एक प्रतिनिधि लाखों खर्च करेगा चुनाव में, तो उससे क्या उम्मीद करेंगे? वो वोट लेगा, मांगेगा या खरीदेगा? शराब एक बोतल पिलाने पर जब वोट बिकता हो, कौन नेता जहमत उठाएगा वोट मांगने की? मांगने का काम भिखारियों का है। अब नेता वोट मांगता नहीं, वोट छीनता है। वोट
व्यवस्था करता है। ईवीएम तक मैनेज जब हो जाती है, चुनाव अधिकारी, चुनाव आयुक्त तक मैनेज हो जाते हो, कौन भीख मांगेगा वोटों की। तो ऐसे में लोकतंत्र क्यों कर खतरे में है और क्यों कर लोग डूब रहे हैं, आम आदमी डूब रहा है और जो एजेंट ठेकेदार बने हुए हैं वो इसका फल खा रहे हैं विकास का। इस तरह से ये उपन्यास वीरेंद्र जैन का विस्थापित होते गांव, नागरिक और ऐसे गांवों की कहानी बयां करता है जो डूबते हैं, जमीन छूटती है, वो केवल गांव, कच्ची दीवारों का घर नहीं होता, वहाँ एक संस्कृति होती है जो हमेशा हमेशा के लिए समाप्त हो जाती है। तो ये उपन्यास कैसा लगा? विस्थापन पर लिखा ये उपन्यास एकमात्र ऐसा उपन्यास है जो विस्थापित होते हैं, आदिवासी जगह जगह से विस्थापित होते हैं, लेकिन पूरी तरह से विस्तार से इसी उपन्यास में विस्तार से बताया गया है। आपकी टिप्पणी की का इंतजार रहेगा। धन्यवाद।